हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पिजीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में हमारी नीट बायोलॉजी की सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किए थे सारे कॉन्सेप्ट्स को डील। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए रेडी होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, आ गया है हमारी स्क्रीन पर हमारी आज की वीडियो का पहला प्रॉब्लम, विच इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि इन सभी दिए हुए साइंटिस्ट में से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जो कि साइंटिफिकली बेस्ड था, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके ऑप्शंस को, वी हैव ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस, ऑप्शन बी आर.एच. व्हिटेकर, ऑप्शन सी कार्ल वीस एंड ऑप्शन डी एरिस्टोटल। तो भाई हमने अपनी कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में देखा ही था, राइट। क्या है इसका आंसर? इट वाज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ही वाज द फर्स्ट पर्सन और द वन जिन्होंने की एक प्रॉपर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स which were plants and animals, right? तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड प्रॉब्लम, which says which among the following was a limitation of the two kingdom classification। यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कौन सी इनमें से लिमिटेशन थी, राइट। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था भाई? जल्दी से याद करिए। इट वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, राइट। और इन्होंने क्या किया था? ऑर्गेनिजम्स को सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया था। बट ये किंगडम क्लासिफिकेशन आगे यूज नहीं हो पाया, इसको डिस्कार्ड करना पड़ा कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से। और हमें वही फाइंड करना है कि इन दिए हुए चार स्टेटमेंट्स में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक ड्रॉबैक साबित होती है टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। सो हमारे पास ऑप्शन ए इज इट कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, यानी कि विदाउट ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर दिया गया था यूकैरियोट्स के साथ जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट था, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं हमारी सेकंड स्टेटमेंट, विच इज इट कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, right? Then it could not distinguish between non-photosynthetic fungi and photosynthetic green plants. Yes, this statement is also correct basically. क्योंकि क्या हुआ था कि plants को इस कैटेगरी में डाला गया क्योंकि उनके पास थी सेल वॉल, एंड सिमिलर वाज द केस विद फंजाई। फंजाई के पास भी होती थी सेल वॉल, बट लेटर ऑन ये बाद में पता चला गया कि फंजाई कुड नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसीलिए उनको बाद में व्हिटेकर ने एक सेपरेट फंजाई किंगडम बना के सेपरेट कर दिया था। बट ये प्रॉब्लम तो देखी गई, राइट। सो ये तीनों की तीनों लिमिटेशंस एक्चुअली प्रेजेंट थी इन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, विच इज प्रॉब्लम नंबर 3। क्या कहती है ये प्रॉब्लम? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स वर केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। सो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को किस किंगडम में प्लेस किया गया था? अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आता ही होगा, राइट। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंजाई और ऑप्शन डी एनिमेलिया। सो भाई आंसर वुड बी ऑप्शन बी, राइट, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, वाई? किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को प्लेस किया था और मोनेरा में प्लेस किया था यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को। ओके, फंजाई में वी हैव मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, एंड एनिमेलिया में हम मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स को ही प्लेस करते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच स्टेट्स विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरिया इज इनकरेक्ट। यानी कि हमें
इन दी हुई 4 स्टेटमेंट में से बैक्टीरिया से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज दे कैन सर्वाइव इन डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स, स्नो एंड डीप ओशंस. राइट. सो आपको पता है बैक्टीरिया का भी एक स्पेशल ग्रुप था आर्की बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करते थे. राइट. सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. ओके, दैट मीन्स हमको इनकरेक्ट फाइंड करनी है, तो दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड. फिर ऑप्शन बी में है ऑन द बेसिस ऑफ शेप दे आर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज. ऐसा है क्या? क्या हम बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पे 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को हमने 4 डिफरेंट क्लासेस में या कैटेगरीज में डिवाइड किया था. राइट. और वो क्या थी? याद करिए. इट वॉज कोकाई, जिनमें क्या आते थे स्फेरिकल बैक्टीरिया. राइट. देन आते थे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो कि आते थे किस कैटेगरी में? बैसिलाई. उसके बाद जितने भी स्पाइरल बैक्टीरिया थे वो आते थे इन द कैटेगरी स्पाइरेला और स्पाइरेलाई. एंड देन फाइनली द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो कि प्लेस किए जाते थे इन द कैटेगरी विब्रायो. राइट. सो ये 4 कैटेगरीज में बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पे डिवाइड किया गया. सो क्या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई? यस, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट और यही हमसे पूछी जा रही है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही आइडेंटिफाई करना था. इसीलिए आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. राइट. चलिए जल्दी से सी और डी ऑप्शन को भी एक बार कंसिडर कर लेते हैं. सो इन ऑप्शन सी हमसे बोला जा रहा है दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस. यस, इट इज परफेक्टली करेक्ट बिकॉज ऑब्वियसली बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स जिनके पास न्यूक्लियस जो है वो ट्रू नहीं है एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट है. एंड फाइनली वी हैव द ऑप्शन डी जो कह रहा है दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक. दैट मीन्स हमने बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था जिसमें कि हमको बताया गया कि वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं. तो बच्चों आ गया है हमारी स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 5 जो हमसे बोल रहा है मैच द कंटेंट्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो आपके सामने यहाँ पर एक 2 कॉलम्स बनी हुई हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. आपको इनको करेक्टली मैच करना है एंड देन करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो जल्दी से एक एक करके सारे इन कंटेंट को हम कॉलम वाइज कंसिडर करते हैं. तो कॉलम 1 में आपको दिया हुआ है हॉट स्प्रिंग. ओके, और हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाले यहाँ पर ऑब्वियसली आपको दिख रहा है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया, है ना. सो ये बेसिकली तीनों मेथानोजेंस, हैलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, ऑल दीज वर दी मेंबर्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया. राइट. जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते थे एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने वाले वही बैक्टीरिया. ओके, सो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम क्या बुलाते थे? वी यूज्ड टू कॉल देम थर्मोएसिडोफाइल्स. इजंट इट करेक्ट? बिकॉज हॉट शब्द ऑब्वियसली डिनोट करता है थर्मो को. ठीक है, ये को रिलेट कर सकते हो आप. ओके, देन रूमिनेंट्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन से होते थे भाई? मिथानोजेंस. इजंट इट? यस. एंड सॉल्टी एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते थे हेलोफाइल्स. राइट. बिकॉज हेलो वर्ड मीन्स होता है सॉल्ट एंड फाइल्स मीन्स लविंग, तो दे वर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया. ओके, तो ये था तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन. राइट. सो जल्दी से मैच कर लेते हैं फर्स्ट को. सी से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो फर्स्ट is matching with C in 2 cases, ऑप्शन B and D में. तो इसका मतलब हम ऑप्शन A और ऑप्शन C को यहीं एलिमिनेट कर सकते हैं. Isn't it? Then ruminants is matching with A. ओके, सो अगर रूमिनेंट A से मैच कर रहा है तो जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन B में रूमिनेंट्स यानी कि सेकेंड ऑप्शन मैचिंग विद A. दैट मीन्स, और यहां पर आप देख रहे हो इट इज मैचिंग विद B ना, इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहीं एलिमिनेट हो गया एंड द फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन बी. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर विच इज प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि हमसे बोल रहे हैं सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ. सो फंजाई के केस में जो उनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी पेप्टाइडोग्लाइकेन या ऑप्शन डी सूडोम्यूरिन. सो आपको ऑब्वियसली इसका आंसर तो आता ही होगा. द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए काइटिन. ओके, सो फंजाई के केस में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. ओके, जल्दी से सारे ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस भी कर लेते हैं. जैसे सेल्यूलोज जो होती है वो किस में पाई जाती है एज दी सेल वॉल मटेरियल? वो प्रेजेंट होती है प्लांट्स के केस में. ओके, देन पेप्टाइडोग्लाइकेन इज सीन इन केस ऑफ बैक्टीरिया.
right? And pseudomurine is seen in case of archaea bacteria. ओके तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 7 पर, विच स्टेट्स आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग फंजाई बिलोंग टू द क्लास एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज वो क्लास फंजाई की जिसको हम बुलाते थे सैक फंजाई, राइट? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पक्सीनिया, ऑप्शन बी राइजोपस, ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा या ऑप्शन डी कोलिटोट्राइकम, राइट? सो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कॉन्सेप्ट अराउंड वाली वीडियो में जिससे कि आप इनको रिलेट कर सकते हैं. ओके और वो ट्रिक क्या थी मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं. सो बच्चों हमारी ट्रिक है सेकेंड क्लास पर ये न्यू पेन मिला. सो सेक वर्ड से यहां पर आप याद रख सकते हैं सैक फंजाई, बिकॉज हम जब इनके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो हमको याद भी रखना है कि वो किस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते थे, राइट? देन क्लास वर्ड से आपको क्ला जो वर्ड है वो एग्जाम्पल देता है क्लैविसेप्स का, राइट? और एस्पर से आप याद कर सकते हो एस्परजिलस. ओके ये से यीस्ट, न्यू से आता है न्यूरोस्पोरा. पेन से ऑब्वियसली पेनिसिलियम. सो आपको अब अपना आंसर यही दिख गया होगा. तो सैक फंजाई के केस में आपको कौन सा वाला ऑप्शन यहां देखने को मिल रहा है? इट इज ऑब्वियसली न्यूरोस्पोरा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा. ओके पक्सीनिया बिलोंग करता है टू बेसिडियोमाइसिटीज. ओके and rhizopus belongs to phycomycetes and option D Colitotrichum belongs to deuteromycetes which were called the fungi imperfecti. okay तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 पर, जो कि हमसे कह रही है स्पेशलाइज्ड सेल्स present in the members of cyanobacteria like Nostoc and Anabaena that help in nitrogen fixation are called. so एनाबीना और नॉस्टॉक जैसे साइनोबैक्टीरिया में जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उन्हें हम क्या बुलाते हैं? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए oocyst, ऑप्शन बी हेटेरोसिस्ट, ऑप्शन सी सिस्ट या ऑप्शन डी पॉलीसिस्ट. सो आपने पढ़ा हुआ है इस कॉन्सेप्ट को तो आपको इसका आंसर आता ही होगा, राइट? द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी हेटेरोसिस्ट. ओके मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था नॉस्टॉक का कि किस तरीके से एक स्पेशल सेल होता है जो कि बाकी वेजिटेटिव सेल से होता है थोड़ा साइज में बिगर और उसमें प्रिवेल करती हैं एनारोबिक कंडीशंस. ओके एंड वहां पर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजनेज जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में करता है हेल्प. ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हेटेरोसिस्ट. तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि हमसे बोल रही है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजफुल बैक्टीरिया. सो दिए गए इन ऑप्शन में से कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल नहीं है यानी कि हार्मफुल है? ओके सो ऑप्शन ए इज लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिस, ऑप्शन सी राइजोबियम और ऑप्शन डी ज़ैंथोमोनास सिट्राई. ओके सो अगर आप थोड़ी बहुत भी बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, राइट? सो देखते हैं लैक्टोबैसिलस. अब लैक्टो शब्द आपको याद दिला देता है लैक्टोज शुगर के बारे में जो कि मिल्क शुगर होती है, राइट? सो लैक्टोबैसिलस बेसिकली वो बैक्टीरिया है जो कि मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है यानी कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क में हेल्प करता है और कर्ड तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट? सो ये तो एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है यानी कि यूजफुल बैक्टीरिया है. बट हमसे पूछा जा रहा है विच इज नॉट अ यूजफुल बैक्टीरिया. सो ये ऑप्शन यहीं एलिमिनेट कर दिया जाएगा. ओके चलिए देखते हैं ऑप्शन बी को विच इज स्ट्रेप्टोमाइसिस. तो स्ट्रेप्टोमाइसिस इज अ यूजफुल बैक्टीरिया बिकॉज इससे बनती है एंटीबायोटिक्स. ओके कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स? जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन एंड सो ऑन. ओके सो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही है. सो ये भी एक यूजफुल बैक्टीरिया ही माना जाएगा. ओके देन वी हैव ऑप्शन सी राइजोबियम. ये तो आप छोटी ही क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि राइजोबियम जो होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के अंदर क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे जैसे अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन जिनमें नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है,
ओके, सो दैट मीन्स राइजोबियम इज ऑल्सो अ यूजफुल बैक्टीरिया, इसीलिए इस ऑप्शन को भी हम यहीं एलिमिनेट कर देंगे. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, Xanthomonas citrui, विच इज अ हार्मफुल बैक्टीरिया. क्योंकि Xanthomonas citrui कॉज करता था कौन सी डिजीज? सिट्रस कैंकर डिजीज. ओके, सो दिस कॉजेज सिट्रस कैंकर डिजीज. ओके, सिट्रस प्लांट्स में आपने देखा होगा अक्सर आपको कुछ स्पॉट्स दिखते हैं जिन्हें हम लेजन्स कहते हैं. वो डिजीजेस अक्सर आपको फ्रूट पे भी देखेंगे, वो लेजन्स उनकी लीफ पे भी देखने को मिलते हैं. सो वो डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है Xanthomonas citrui. ओके, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 10 पर, जिसमें हमसे बोला जा रहा है मैच द कंटेंट्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो अगेन वही टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि हमको मैचिंग करनी है कॉलम्स की एंड देन उसके बाद ढूंढना है करेक्ट ऑप्शन को इन दीज ऑप्शंस, राइट. सो कॉलम 1 में आपको कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं और कॉलम 2 में आपको उनकी कैटेगरीज दी हुई हैं. आपको उनको सिंपली करना है मैच और अपने आंसर पर पहुंच जाना है. सो कॉलम 1 में हमारा जो पहला कंटेंट है, आइटम है, दैट इज डाई एटम्स. सो डाई एटम्स जो हैं वो किस ग्रुप को बिलोंग करते थे? इफ यू रिमेंबर तो आपको इजीली याद भी होगा, डाई एटम्स बिलोंग टू द ग्रुप क्राइसोफाइट्स, isn't it? Then goniolix. Goniolix is basically a red dinoflagellate जो कि क्या कॉज करता था? रेड टाइड्स को. So obviously goniolix is a dinoflagellate. So first option is matching with D, right? तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें तो हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही फर्स्ट डी को मैच कर रहा है, isn't it? तो इसका मतलब ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी यहीं पर ही एलिमिनेट हो गए, isn't it? ऑप्शन 2 जो हमारा था यहाँ पर मैच कर रहा था किसके साथ? सी के साथ. तो अगेन यहाँ पर हमको दोनों ही ऑप्शंस में 2 इज मैचिंग विद सी दिखाई दे रहा है. ओके, सो अब हम चलते हैं यूग्लिना पर. तो यूग्लिना का तो आंसर यहीं देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यूग्लिना बिलोंग करता है टू द ग्रुप यूग्लिनॉइड्स, isn't it? सो थर्ड ऑप्शन इज मैचिंग विद ऑप्शन ए. सो थर्ड का ए से मैच करने वाला ऑप्शन है इन बी. इसका मतलब ऑप्शन ए यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली ऑप्शन बी, isn't it? तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, विच इज प्रॉब्लम नंबर 11, जो हमसे बोल रही है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मास इज इनकरेक्ट. सो हमें माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई. ओके, चलिए सारी स्टेटमेंट्स को पहले एक एक करके कंसिडर करते हैं एंड देन वी विल कम ऑन टू अवर ऑप्शंस. सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, isn't it? ये तो सच है. माइकोप्लाज्मा जिन्हें हम PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते थे, उनके पास सेल वॉल एब्सेंट है. ओके, सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमको बोल रही है दे कैन नॉट सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशंस. Is this statement correct or incorrect? This is an incorrect statement because mycoplasma without oxygen survive कर जाते हैं, यानी कि anaerobic condition में they can easily survive. So ये statement है incorrect. Okay. Then they belong to kingdom Protista. ये statement correct है? No, it belongs to kingdom Monera. यानी कि ये statement भी incorrect है. और fourth statement हमसे बोल रही है many mycoplasma आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो माइकोप्लाज्मा जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजेनिक फॉर्म है, isn't it? तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. बट हमसे पूछा जा रहा था कितनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है. सो हमारे पास ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है और स्टेटमेंट थर्ड है वही दोनों इनकरेक्ट थी. सो हमें वो ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर चूज करना है जिसमें कि ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर सेकंड और थर्ड दी हुई हो. तो हमारे चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी वो स्टेटमेंट है जिसमें कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बताया जा रहा है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 पर, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है phenomenon of red tides is associated with which of the following groups. So red tides की जो phenomenon देखने को मिलती है हमको, वो किस ग्रुप से, क्या उनके किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड है, राइट? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डायनोफ्लैजेलेट्स, ऑप्शन बी स्लाइम मोल्ड्स, ऑप्शन सी यूग्लिनॉइड्स या ऑप्शन डी क्राइसोफाइट्स. सो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि जो डायनोफ्लैजेलेट है एक स्पेशल, जिनका रेड डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं बेसिकली, जिनका एक एग्जांपल हमने आपको बताया था दैट इज गोनियोलेक्स. सो दे कॉजेज व्हाट?
red tides. So the correct option is going to be option A. An example of that is Goniolix. Okay, so the correct option is option A, dinoflagellates. तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 13 which says the walls of diatoms are indestructible due to the presence of. So आपसे पूछा जा रहा है कि डायटम्स की वॉल्स में ऐसा क्या होता है जो उन्हें इनडिस्ट्रक्टिबल बना देता है, यानी कि जो इजीली डिस्ट्रॉय ना हो. सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी हेमी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी सिलिका. सो आप सभी ने चैप्टर तो अच्छे से पढ़ा ही है, तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी सिलिका. राइट, डायटम्स की जो वॉल्स होती हैं उनमें सिलिका का डेपोजिशन होने की वजह से वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, इसीलिए ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्यूमुलेट होती हैं एंड दे फॉर्म डायटमेशियस अर्थ. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 14 पर, जिसमें हमसे बोला जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स एज सेल वॉल, वन ट्रांसवर्स एंड वन लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिलम. सो ऐसे कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें आपको स्टिफ सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्लेट्स देखने को मिलेंगी, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल आपको फ्लैजिला देखने को मिलेंगे. सो अगर आपने कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो देखा है तो आपको इजीली इसका आंसर पता है, क्योंकि वहां पर मैंने इलस्ट्रेट करके भी आपको बताया था. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी विच इज डायनोफ्लैजिलेट्स. अदर ऑप्शन जैसे ऑप्शन ए में डाई एटम्स है, वहां पर आपको दो फ्लैजिला देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही सेल्यूलोजिक सेल प्लेट्स देखने को मिलती हैं, यूग्लिनॉइड्स में भी नहीं होती है ना. ऑप्शन डी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में भी आपको नहीं देखने को मिलती है. राइट, तो करेक्ट ऑप्शन इज डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसको कि मैंने आपको वहां पर कंसीडर करके भी बताया था और यहां पर भी इलस्ट्रेट कर देता हूं. राइट, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में जो सेल्यूलोजिक वॉल प्लेट्स होती हैं वो सपोज कुछ ऐसी लगी हैं, और आपको जिन जगह पर, जिन पॉइंट्स पे ये सेल वॉल प्लेट्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन हो रही हैं, वहां पर बन रहे हैं डीप फरोस, और आपको देखने को मिल रहा है एक लॉन्जिट्यूडनल फरो और एक ट्रांसवर्स फरो. लॉन्जिट्यूडनल फरो के सेंटर से निकलता है हमारा लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिलम. ओके, एंड यहीं से ट्रांसवर्सली निकलता है हमारा, यहीं से ट्रांसवर्सली निकलता है हमारा ट्रांसवर्सल फ्लैजिलम, जो कि पीछे एक राउंड मार के ऐसे सामने की तरफ आ जाता है, और ये हेल्प करता है डायनोफ्लैजिलेट्स को स्पिन करने में. राइट, यू रिमेंबर मैंने कैसे स्पिनिंग टॉप वाला एग्जांपल दिया था कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में, इसी तरह से. सो डायनोफ्लैजिलेट्स के ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये स्टिफ सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्लेट्स होना और दो फ्लैजिलम होना, जो कि एक लॉन्जिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्सल है. राइट, तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 को, जिसमें हमसे बोला जा रहा है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज नोन एज. तो यानी कि ऐसे गैमीट्स जो कि साइज और मॉर्फोलॉजी में डिसिमिलर है, यानी कि डिफरेंट है, उनके फ्यूजन को हम क्या कहते हैं. सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिनगैमी, ऑप्शन बी आइजोगैमी, ऑप्शन सी एनाइजोगैमी एंड ऑप्शन डी oogammy. सो अगर आप वर्ड को ब्रेक करके और अपना आंसर ढूंढना चाहते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं यहाँ पर. राइट, सो पहला ऑप्शन जो सिनगैमी है वो बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए कहा जाता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ एनी टू गैमीट्स के, है ना. सो सिनगैमी इस केस में अभी हम फर्टिलाइजेशन हो रहा है. राइट, फ्यूजन टर्म आया है, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, तो अभी हम इस ऑप्शन को रिजर्व रखते हैं. ऑप्शन बी इज आइजोगैमी. सो आइजो मतलब होता है सेम, है ना, और गैमी मतलब होता है फ्यूजन, यानी कि यहां पर फ्यूजन होगा सिमिलर मॉर्फोलॉजी और साइज वाले गैमीट्स का. ओके, सो ये ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट, क्योंकि हमसे बोला गया है डिसिमिलर गैमीट्स के फ्यूजन को, है ना. और ऑप्शन सी में हमसे बोला जाता है एनाइजोगैमी. एनाइजो मतलब होता है आइजो जो नहीं हो. राइट, सो यानी कि विच आर नॉट सिमिलर, डिसिमिलर गैमीट्स के गैमी मतलब फ्यूजन को हम कहते हैं एनाइजोगैमी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी एनाइजोगैमी. ओके, एंड ऑप्शन डी इज oogammy. अगेन यहां पर भी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट तो होते हैं गैमीट्स, राइट, बट उनमें साइज में बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है. जैसे कि आप देखेंगे
जो फीमेल गैमीट होता है वो होता है सर्कुलर और नॉन मोटाइल, वाइल इन केस ऑफ मेल्स वो स्मॉलर इन साइज होते हैं और वो होते हैं मोटाइल। बट यहाँ पर हमसे स्पेसिफिक वो कंडीशन नहीं पूछी गई थी, हमसे बस इतना पूछा गया है मॉर्फोलॉजिकली जो डिफरेंट यानी कि साइज और मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट गैमीट्स होते हैं उनकी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सो वी कॉल इट एनाइजोगैमी। ओके, सिनगैमी इज अ जनरल टर्म फॉर एनी फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 16 पर, जिसमें हमसे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर करेक्ट। ओके, सो दी हुई इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि सर्टेन ऑर्गेनिजम्स के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हैं। चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हैं। सो अवर फर्स्ट स्टेटमेंट सेज माइकोप्लाज्मास लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट? माइकोप्लाज्मास जो होते हैं वो विदाउट सेल वॉल होते हैं एंड दे कैन सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशंस, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो दैट मींस ये स्टेटमेंट है करेक्ट। फिर हम देखते हैं ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट को, जिसमें हमसे बोला जा रहा है नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया विच कैन फिक्स नाइट्रोजन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नॉस्टॉक जो है वो एक साइनोबैक्टीरिया है ना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट विच सेज मेथैनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन दी मार्शी एरियाज। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मार्शी एरियाज में आपको मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेथैनोजेंस, और ये एक्सट्रीम कंडीशन में क्योंकि ग्रो कर रहे हैं इसीलिए इनको प्लेस किया जाता है आर्कीबैक्टीरिया में। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट, इजंट इट? सो अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ स्टेटमेंट, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज। ऐसा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सेल्यूलोज बनाते हैं फ्रॉम ग्लूकोज? नो, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ओके, सो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते थे, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती थी उससे फूड सिंथेसाइज करते थे, राइट? सो सेल्यूलोज तो इनका सेल वॉल मटेरियल है। ओके, सो दिस ऑप्शन इज या दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट जो हमें फाइंड करने को बोली गई हैं वो कितनी है? 3, राइट? एंड वो स्टेटमेंट्स है स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and 3। तो जल्दी से हम वो ऑप्शन देखते हैं जिसमें कि हमारी 1, 2 and 3 स्टेटमेंट को करेक्ट कंसीडर किया गया है एंड विच इज आवर फर्स्ट ऑप्शन ओनली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 17 पर, जिसमें हमसे बोला जा रहा है डायएटमेशियस अर्थ इज यूज्ड इन ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ऑप्शन बी पॉलिशिंग, filtration of syrups is the third option which is option C and all of the above is option D। so आपको पूछा जा रहा है कि जो diatomaceous earth है वो किन किन एस्पेक्ट्स में यूजफुल है या कहाँ कहाँ यूज की जाती है। so चारों ही ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स आपको बोला गया है, हमने पढ़ा ही हुआ है कि डायएटमेशियस अर्थ पहली चीज तो रिलेटेड किससे है? डायएटम से, जो कि क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स हैं, है ना? डायएटमेशियस अर्थ कैसे बनती थी? मैंने आपको बताया था डायएटम्स की जो सेल वॉल होती है उसमें डेपोजिशन होता है सिलिका का, जिसकी वजह से वो सेल वॉल्स हो जाती हैं इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि जिनको आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो जब ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक्यूमुलेट होती हैं और अर्थ पे, तो ये बना देती हैं डायएटमेशियस अर्थ, जिसको कि हम सेवरल पर्पसेस में यूज करते हैं, राइट? सो ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में भी यूज होती है, पॉलिशिंग करने में भी यूज होती है और फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स में भी। तो हमारे तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 को, जिसमें हमसे बोल रहे हैं विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल्स दैट फॉर्म 2 ओवरलैपिंग शेल्स which fit together like a soap box। so, कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स की तरह आपको सेल वॉल देखने को मिलेंगी जो कि इस तरीके से फिट हो जाती हैं एक दूसरे पर, जैसे कि सोप बॉक्स। ओके, सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डायएटम्स, ऑप्शन बी डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन सी ड्यूटेरोमाइसिटीज या ऑप्शन डी यूग्लिनॉइड्स। सो अगर आपको याद है तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा में अपनी ग्रुप पढ़ा था क्राइसोफाइट्स, और क्राइसोफाइट्स में आते थे डायएटम्स जिनकी सेल वॉल जो होती थी वो कुछ इस तरीके से फिट करती थी, यानी कि 2 थिन ओवरलैपिंग लेयर्स की बनती थी जो आपस में ऐसे फिट हो जाती है लाइक अ सोप बॉक्स। और
वो इंडिस्ट्रक्टिबल भी है सिलिका की डिपोजिशन की वजह से, जो कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, राइट। सो ये केस आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ डाई एटम्स, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 19 को, जिसमें हमसे बोला जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, ये थोड़ा सा नया टर्म है। सो मिक्सोट्रॉफिक इज अ मिक्स ऑफ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक की ऑर्गेनिजम्स की तरह जो है अपना खाना खुद बना भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वो प्रे भी कर सकते हैं, या फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी अडेप्ट कर सकते हैं। ओके, सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी गोनियोलेक्स या ऑप्शन डी ट्रिपैनोसोमा। तो अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो याद हो तो उसमें हमने लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जैसे यूग्लिना जो कि ना एनिमल की तरह बिहेव करते हैं ना ही प्लांट की तरह, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनके प्लांट से मैच करेंगे और कुछ जो होंगे वो एनिमल्स की तरह, राइट। सो यूग्लिना जो है उनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें होती है क्लोरोफिल, और वो बना सकते हैं अपना खुद का खाना। बट जब सनलाइट की होती है एब्सेंस, तो यूग्लिना जो है वो हो जाता है हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, यानी कि वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडेप्ट कर लेता है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी यूग्लिना। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच इज प्रॉब्लम नंबर 20, which says which among the following group of protists exhibit saprophytic mode of nutrition। यानी कि आपको कुछ ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट दिए हुए हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, राइट। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए क्राइसोफाइट्स, ऑप्शन बी डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन सी स्लाइम मोल्स या ऑप्शन डी स्पोरोजोअन्स। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्लाइम मोल्ड्स। आपको याद होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो देखा होगा और चैप्टर को पढ़ा होगा ध्यान से, राइट। सो स्लाइम मोल्ड्स में आने वाले ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, राइट। और मैंने आपको बताया था कैसे इनके जो सेल्स होते हैं वो पहले तो डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं, बाद में ये सारे सेल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक बड़ा सा मास बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि सेवरल फीट तक फैल सकता है, राइट। सो दैट कम अंडर स्लाइम मोल्ड्स। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्लाइम मोल्ड्स। तो चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, विच इज प्रॉब्लम नंबर 21। हमसे पूछा जा रहा है एग्रीगेट्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स इज नोन एज। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है और इसका आंसर आपको अब तो आता ही होगा, राइट। सो स्लाइम मोल्ड जब अलग अलग स्लाइम मोल्ड्स खूब सारे एग्रीगेट कर जाते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं। और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्रोटोनीमा, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी प्लाज्मोपैरा या ऑप्शन डी सूडो पैरेन्काइमा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच इज प्रॉब्लम नंबर 22। हमसे पूछा जा रहा है फंजाई यूजुअली अकर इन। सो फंजाई कहां पर अकर करते हैं, और ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है जिसको बहुत लोअर क्लासेस से आप जानते हैं और अगेन ये इंपॉर्टेंट ही माना जाता है। ओके, सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वार्म एंड ड्राई प्लेसेस, ऑप्शन बी कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस, ऑप्शन सी वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस या ऑप्शन डी कोल्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो आपको पता ही है फंजाई ग्रो करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच इज प्रॉब्लम नंबर 23, जिसमें हमसे बोला जा रहा है अ नेटवर्क ऑफ फंगल हाइफी रिप्रेजेंट्स। सो खूब सारे जो फंगल हाइफी होते हैं जब एक साथ एक नेटवर्क बना लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्क्लेरोशिया, ऑप्शन बी एस्कोकार्प, ऑप्शन सी माइसीलियम या ऑप्शन डी राइजोइड्स। सो अगर आपने ऑब्वियसली चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा और आप जानते भी हैं कि जब भी कहीं पर आपको फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है तो वो कॉटनी मास के फॉर्म में दिखती है, जैसे बहुत सारे रुई के रेशे आपको देखने को मिलेंगे, इजंट इट। सो आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको खूब सारी ऐसे फंगल ग्रोथ देखने को एक मास के फॉर्म में दिखती है, राइट। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं वो इस पूरे मास को हम बेसिकली क्या बुलाते हैं, इस पूरे मास को हम बुलाते हैं माइसीलियम। और इसमें से अगर हम एक एक थ्रेड अलग करें तो वो जो थ्रेड्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फंगल हाइफी।
सो अगर ये ऐसे जो थ्रेड्स हैं इनको हम अलग कर दें तो दे रिप्रेजेंट्स हाइफी। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, माइसीलियम। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 24 पर, जो हमसे पूछ रही है प्लाज्मोगैमी विदाउट कैरियोगैमी गिव्स राइज टू व्हाट। सो प्लाज्मोगैमी होना बट बाद में कैरियोगैमी नहीं होना। अब ये जो टर्म्स हैं इनको आपको आना चाहिए। प्लाज्मोगैमी होता है दो फंगल सेल के प्रोटोप्लाज्म यानी कि उनके साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को। ओके, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म डिफरेंट है, राइट। प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है उसको भी कंसीडर किया जाता है। दैट एंटायर लिविंग पोर्शन ऑफ अ सेल इज द प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो जब दो फंगल सेल्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो वी कॉल इट प्लाज्मोगैमी। एंड देन बाद में उनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, बिकॉज कैरियो शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, सो कैरियोगैमी होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन। सो अगर प्लाज्मोगैमी होती है यानी कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का फ्यूजन होता है बट न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको क्या बनता नजर आएगा। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी डाइकैरियन, ऑप्शन सी oospore या ऑप्शन डी बेसिडियोस्पोर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी डाइकैरियन। आपको नाम में ही आंसर दिख रहा है, डाई मीन्स होता है टू, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। ये कंडीशन जो होती है एक्सक्लूसिवली देखी जाती है इन मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इजंट इट। सो बेसिडियो में तो सबसे प्रोमिनेंटली ये कंडीशन देखने को आपको मिलेगी। ओके, सो डाइकैरियन कंडीशन इज द करेक्ट ऑप्शन। वाइल जाइगोट में तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का फ्यूजन होना चाहिए था ना, सिंगल न्यूक्लियाई बनने चाहिए थे, है ना। देन oospore इज अ डिफरेंट कंडीशन एंड बेसिडियोस्पोर्स आर आल्सो इनकरेक्ट। तो चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 25, विच स्टेट्स विच अमंग द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स या क्लासेस लैक सेक्सुअल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। सो सेक्सुअल स्टेज को हम कहते हैं द परफेक्ट स्टेज। ओके, और जिन ग्रुप ऑफ फंजाई में ये स्टेज ही एब्सेंट होती है उनको हमने किस ग्रुप में रखा हुआ है, राइट। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऑप्शन सी बेसिडियोमाइसिटीज एंड ऑप्शन डी फाइकोमाइसिटीज। सो अगर आप चारों ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे हो तो आपको वैसे भी इसका आंसर पता है, इजंट इट। सो अगर परफेक्ट स्टेज एब्सेंट है तो ये फंजाई कैसे हो गए, इम्परफेक्ट। और फंजाई इम्परफेक्टाई किस ग्रुप को कहते थे, इट वॉज द ग्रुप ड्यूटेरोमाइसिटीज, राइट। सो द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन बी ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन्हें हम क्या कहते थे, फंजाई इम्परफेक्टाई। Isn't it? So deuteromycetes के members are going to lack the sexual stage in their life cycle. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम को विच इज प्रॉब्लम नंबर 26। ओके, विच सेज विच अमंग द फॉलोइंग फंगल स्पोर्स हैज एक्सोजीनस ओरिजिन। यानी कि इनमें से कौन से फंगल स्पोर जो है वो एक्सोजीनियसली यानी कि बाहर की तरफ बनते हैं। ओके, सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कोनिडिया, ऑप्शन बी स्पोरेंजियोस्पोर्स, ऑप्शन सी जूस्पोर्स या ऑप्शन डी एस्कोस्पोर्स, राइट। सो चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर अगेन परफेक्टली आता होगा, राइट। सो जल्दी से एक एक करके सारे ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। वैसे तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता है, दैट इज ऑप्शन ए कोनिडिया। ओके, कोनिडिया जो है ऐसे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, इजंट इट। सो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो मान लीजिए एक फंगल हाइफी है जिसमें कि ये कोनिडियोफोर डेवलप होता है। मान लेते हैं इनमें होती है ब्रांचिंग भी, कई बार ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है, और एक स्पेशलाइज्ड ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं स्टेरिग्नेटा, और इन स्टेरिग्नेटा से कट ऑफ होते हैं इस तरीके से कोनिडिया। ओके, सो ये कोनिडिया का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। सो ये बन रहे हैं टुवर्ड्स द आउटर साइड। ओके, सो इनका ओरिजिन कैसा हुआ, एक्सोजीनस। वाइल ऑप्शन बी जैसे स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, ये देखने को मिलते हैं फाइकोमाइसिटीज के केस में। जैसे नॉर्मल एक फंगल हाइफी है वो इस तरीके से ग्रो करती है, और इसकी जो ये इरेक्ट हाइफी है इसको हम कहेंगे स्पोरेंजियोफोर।
ओके और ये जो स्पोरेंजियोफोर है ये आगे जाके ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ओके इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ओके तो यानी कि इनका ओरिजिन कैसा हुआ, एंडोजीनस। सिमिलर इज द केस विद ज़ूस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स भी एस्कस यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैंने बोला अंदर बनते हैं, इसका मतलब इनका ओरिजिन हो गया एंडोजीनस। तो ये दोनों भी इनकरेक्ट है, तो यानी कि सारे ऑप्शन नीचे वाले इनकरेक्ट थे एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कोनिडिया। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 27 को, जिसमें हमसे बोला जा रहा है मैच द कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके सो आपको दो कॉलम्स दिए हुए हैं, अगर आप कॉलम 1 को ध्यान से देखोगे आपको कुछ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, और कॉलम 2 में आपको उनके स्पेसिफिक ग्रुप जिनको वो बिलोंग करते हैं वो पूछा जा रहा है। सो करेक्टली हमको मैच करना है एंड देन आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन को। ओके सो आवर फर्स्ट कंटेंट और आइटम इन कॉलम 1 इज गोइंग टू बी गोनियोलेक्स। तो गोनियोलेक्स याद है आपको, ये रेड डायनोफ्लैजिलेट था जो कि कॉज करता था रेड टाइड्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू मैच विद ऑप्शन सी। तो जल्दी से हम अपने ऑप्शंस में से कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन किस केस में सी से मैच कर रहा है। सो अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए को, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग विद सी एंड यहाँ पर डी में भी फर्स्ट सी से मैच कर रहा है, बी और सी में वो डी से मैच कर रहा है, इसलिए हम ये ऑप्शंस को यहीं एलिमिनेट कर देंगे। अब बस आपका काम हो गया आसान, आपको बस ए और डी में से ही तो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन को। सो हमसे बोला जा रहा है कोलिटोट्राइकम इन द सेकेंड आइटम। ओके सो कोलिटोट्राइकम जो है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता था। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो कोलिटोट्राइकम बिलोंग्स टू द ग्रुप ड्यूटेरोमाइसीटीज ऑफ फंजाई, इजंट इट? सो ऑब्वियसली फंजाई इम्परफेक्टा है वाले, राइट? सो कोलिटोट्राइकम जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई है, इसीलिए इट हैज टू मैच विथ ऑप्शन ए। कोलिटोट्राइकम के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में भी बताया था कि ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन नाम की डिजीज भी कॉज करता है, isn't it? So आप याद रख सकते हैं इन छोटी छोटी माइन्यूट इंफॉर्मेशन को। Then we have agaricus. Agaricus is the genus जिसमें आते हैं मशरूम्स। So ये बिलोंग करता है टू द ग्रुप क्लब फंजाई के, क्लब फंजाई यानी कि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को, isn't it? And then बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर को, सॉरी। And then we have neurospora which belongs to obviously the sac fungi which is ascomycetes का जो member होता है, isn't it? So कोलिटोट्राइकम was matching with A, right? So second option match कर रहा है A में in case of D option. A वाले option में second is matching with D जो कि incorrect हो गया। So ये वाला भी हमने यहीं eliminate कर दिया है। And then we have third is matching with D जो कि यहाँ देखने को मिल ही रहा है, and fourth with B which is again correct. So the correct option is going to be option D. Okay? तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 28 को, जिसमें हमसे बोला जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फंजाई बिलोंग टू द क्लास फाइकोमाइसिटीज ऑफ किंगडम फंजाई। सो किंगडम फंजाई की वो ग्रुप जिसको हम जिस क्लास को हम फाइकोमाइसिटीज बुलाते हैं, उनमें आने वाले इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा, ठीक है? सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए ऑल्टरनेरिया, ऑप्शन बी ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन सी एल्ब्यूगो या ऑप्शन डी सैक्रोमाइसिस। ओके सो अगर आपको ऑब्वियसली आपने एग्जाम्पल्स पे ध्यान दिया होगा तो आपको इजीली याद भी होंगे, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी एल्ब्यूगो, राइट? सो एल्ब्यूगो मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी जिसको आपको सिंपल 3 लेटर्ड वर्ड बताया था रैम, जिसमें आता है राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। ओके सो एल्ब्यूगो इज द वन जो कि बिलोंग करता है टू द क्लास फाइकोमाइसिटीज। एल्ब्यूगो कैंडिडा आपको मैंने एक स्पेशल केस इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स या मस्टर्ड, क्योंकि क्रूसीफर्स जो है वो बेसिकली वो प्लांट्स को कंसिडर किया जाता है जो कि फैमिली क्रूसीफेरी या फिर ब्रासिकेसी में आते हैं, और ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर ही होता है मस्टर्ड, जिसका नाम ही ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, isn't it? सो एल्ब्यूगो क्या डिजीज कॉज करता था, ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन कि वो क्या कॉज करता है। सो एल्ब्यूगो कॉजेस व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। मैंने मस्टर्ड भी इसलिए लिख दिया है ताकि आप इसको रिलेट कर सके, कई बार हो सकता है मस्टर्ड भी लिख के आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ओके, सो एल्ब्यूको कैंडिडा इज द कॉजेटिव एजेंट। ओके, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए में ऑल्टरनेरिया है, ऑल्टरनेरिया फाइकोमाइसीडीज का मेंबर नहीं है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ड्यूटेरोमाइसीडीज। ओके, सो ड्यूटेरोमाइसीडीज को ये बिलोंग करता है, यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई को। ओके, देन वी हैव ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा अगेन इज नॉट एन ऑप्शन। ओके, ये भी बिलोंग करता है टू ड्यूटेरोमाइसीडीज ओनली। ओके, एंड सैक्रोमाइसिस जो कि नथिंग, इट इज ईस्ट, ये ईस्ट का साइंटिफिक नेम है। ओके, और ईस्ट बिलोंग करता था किस ग्रुप को? एस्कोमाइसीडीज को, यानी कि सैक फंजाई को, isn't it? तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच इज प्रॉब्लम नंबर 29, which states non-motile asexual spores formed in the members of class Phycomycetes are called. So class Phycomycetes के members में जो non-motile asexual spores बनते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? Our options are option A zoospores, option B aplanospores, ऑप्शन सी कोनिडिया या ऑप्शन डी बेसिडियोस्पोर्स। सो अगर आप पहले ही ऑप्शन को देखेंगे जूस्पोर, ओके, सो जू वर्ड से ही मैंने बताया था आपको रिलेट करिए विद एन एनिमल। सो एनिमल्स कैन मूव अबाउट ना, सो वो मूवमेंट शो कर सकते हैं, तो यानी कि ये वो स्पोर्स हैं जो कि मोटाइल हैं, ये भी मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। सो दिस ऑप्शन यहीं पर एलिमिनेट हो गया, इजंट इट? पाया जाता है ये फाइकोमाइसीटीज में, इजंट इट? बट ये मोटाइल हैं, हमसे बोला जा रहा है नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स को आइडेंटिफाई करना, इजंट इट? फिर हम देखते हैं ऑप्शन बी विच इज एप्लानोस्पोर्स, ये पाया जाता है फाइकोमाइसीटीज में एंड यस इट इज नॉन मोटाइल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एप्लानोस्पोर्स। जल्दी से सी और डी ऑप्शन को भी कंसीडर करते हैं। सो सी ऑप्शन में हमको बोला जा रहा है कोनिडिया। कोनिडिया बेसिकली जो है एसेक्सुअल स्पोर तो है, बट ये फाइकोमाइसीटीज में नहीं बनता है। ओके, ये देखा गया है एस्कोमाइसीटीज में और ड्यूटेरोमाइसीटीज के केस में, isn't it? So this option can also be eliminated here. And Basidiospores basically क्या हैं? Sexual spores हैं जो कि देखने को मिलते हैं in case of Basidiomycetes. So this option could have also been eliminated. So the correct option is option B, aplanospores. तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 30, जिसमें हमसे बोला जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज टेक्स प्लेस बाय। सो फाइकोमाइसीटीज के केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन किन मेथड से होती है? अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आइसोगैमी, ऑप्शन बी एनाइसोगैमी, ऑप्शन सी oogammy या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो आपको इजीली याद है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसीटीज के केस में फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमीट्स की में भी देखा जाता है ना, की वजह से भी देखा जाता है, और डिफरेंट यानी कि डिसिमिलर साइज वाले और मॉर्फोलॉजी वाले गैमीट्स के फ्यूजन की वजह से भी देखा जाता है, और ऐसे गैमीट्स की फ्यूजन की वजह से भी देखा जाता है जिसमें कि एक मेल स्मॉल मोटाइल स्पर्म होता है और एक एग होता है जिसमें कि मोटिलिटी नहीं होती है, यानी कि वो नॉन मोटाइल होता है। सो ये तीनों ही मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आइसोगैमी जिसमें कि सिमिलर मॉर्फोलॉजी एंड साइज वाले गैमीट्स का फ्यूजन देखने को मिलेगा, एनाइसोगैमी में डिसिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन देखने को मिलेगा, एंड oogammy के केस में मैंने आपको बताया एक लार्जर नॉन मोटाइल एग और एक स्मॉल मोटाइल स्पर्म के फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स ये सारे के सारे ऑप्शंस ए बी सी आर करेक्ट, इसीलिए आवर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 31, जिसमें हमसे बोला जा रहा है LSD, जिसका की फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड, which is a potent hallucinogen is obtained from. So hallucinogen क्या होते हैं भाई? Hallucinogens होते हैं वो ड्रग्स जो कि आपको आपकी थॉट्स और परसेप्शन को चेंज कर देते हैं, यानी कि भ्रम पैदा करते हैं। ओके, सो hallucinogens इनमें से आपको किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है या क्या सोर्स है इस hallucinogen का, जिसका नाम है LSD। ओके, सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पैपावर सोमनीफेरम, जो कि है ओपियम का साइंटिफिक नेम, जिसको हम पॉपी भी कहते हैं। ओके, क्लाविसेप्स पर्प्यूरिया, ओके, जो कि मेंबर है किस ग्रुप का? इट इज द मेंबर ऑफ ग्रुप एस्कोमाइसीटीज, है ना, यानी कि सैक फंजाई का एक मेंबर था, आपको याद भी होगा क्लाविसेप्स के बारे में। फिर ऑप्शन सी इज कैनबिस सटाइवा, जो कि है हेम्प, and option D Aspergillus niger. So our correct option is going to be option B, which is Claviceps
परप्यूरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जिससे कि हमको मिलता है LSD यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड, जो कि एक हैलुसिनोजन होता है। ओके तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 32 विच सेज न्यूरोस्पोरा which is also called the Drosophila of plant kingdom belongs to the class। so हमसे पूछा जा रहा है न्यूरोस्पोरा जैसे हम प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कंसीडर करते हैं वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ओके सो इनको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि भाई ऑब्वियसली ये एक फंजाई है तो किंगडम फंजाई होना चाहिए, बट इनिशियली व्हाट हैपेंड वाज कि किंगडम फंजाई वाज अ पार्ट ऑफ किंगडम प्लांटे। तब तक ये माना जाता था कि सेल वॉल का होना ही जो है वो एक प्लांट लाइक फीचर है। ओके बट बाद में पता चला कि सेल वॉल होना ही इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि जो फंजाई थे दे वर हेट्रोट्रॉफिक और प्लांटे में आने वाले ऑर्गेनिज्म थे ऑटोट्रॉफिक। इसीलिए आर.एच. विटकर ने इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल तो थी बट दे वर हेट्रोट्रॉफिक, उनके लिए एक सेपरेट किंगडम बना दी थी विच वाज किंगडम फंजाई। बट क्योंकि उसी टाइम पर जब ये डिवीजन नहीं हुआ था, किंगडम फंजाई जो थी वो प्लांटी से अलग नहीं हुई थी, तभी इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बुला दिया जाता था। ओके सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन बी बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन सी ड्यूटेरोमाइसिटीज या ऑप्शन डी एस्कोमाइसिटीज। ओके तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। वो ट्रिक आपको याद है सेकेंड क्लास वाली, है ना, सेकेंड क्लास पर ये न्यू पेन मिला। सो ऑब्वियसली न्यू वर्ड आ रहा है तो वो सैक फंजाई यानी कि सेकेंड क्लास के सैक से रिलेट करिए तो आपको न्यूरोस्पोरा मिलेगा इन द सैक फंजाई। और सैक फंजाई हम किसको बुलाते थे भाई, वी यूज्ड टू कॉल इट टू एस्कोमाइसिटीज, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एस्कोमाइसिटीज। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे विच इज प्रॉब्लम नंबर 33, जिसमें हमसे बोला जा रहा है द मेन रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स इज। सो एनिमल्स के केस में मेन रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन या ऑप्शन डी ग्लिसरॉल। सो ये तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर पता है। ओके एनिमल्स के केस में द रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। आई होप आप सभी का ये आंसर करेक्ट आया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 34, जिसमें हमसे बोला जा रहा है which among the following organisms is not included in R.H. Whitaker's 5 kingdom classification। सो R.H. Whitaker की 5 kingdom classification में इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जगह नहीं मिली है, दे आर नॉट इंक्लूडेड। सो ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन ए वायरसेस, ऑप्शन बी प्रायॉन्स, ऑप्शन सी वायरॉइड्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो भाई आप सभी को पता है कि ये तीनों के तीनों जो ग्रुप है इनको तीनों को ही जगह नहीं मिली है इन केस ऑफ R.H. Whitaker's 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। क्योंकि आप देखते हैं ना ही ये किंगडम मोनिडा में आते हैं, ना ही ये किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल किसी के मेंबर नहीं है। सो इसीलिए ये तीनों के तीनों जो ग्रुप्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन R.H. Whitaker's किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए बच्चों अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 35 पर। ओके हमसे पूछा जा रहा है इन्फेक्शियस नेचर्स ऑफ प्रायॉन्स इज ड्यू टू। सो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रायॉन जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं उनका जो ये नेचर है वो आता किस वजह से है, राइट। तो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अबनॉर्मल फोल्डिंग, ऑप्शन बी इंटरैक्शन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर अपना मिल चुका है, राइट। सो आपने अगर मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा कि प्रायॉन्स जो होते हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो कि अब नॉर्मल प्रोटीन फोल्डिंग की वजह से डेवलप होते हैं, राइट। सो मैंने बताया था किसी भी प्रोटीन का जो नेचर है वो डिटरमिन होता है कि उसमें कैसी फोल्डिंग है। सो अगर कहीं पर एबनॉर्मल फोल्डिंग है तो वो नेचर उसका ऑल्टर हो जाता है प्रोटीन का, इसीलिए अराइज करते हैं इन्फेक्शियस नेचर वाले प्रायॉन्स। ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अबनॉर्मल फोल्डिंग। तो बच्चों अब हम आ गए हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 36 पर, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम वाज गिवन बाय। सो कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम याद है आपको, कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको इसका मीनिंग भी बताया था। कंटैजियम शब्द मतलब होता है इन्फेक्शियस
वाइवा मीन्स लिविंग एंड फ्लूइडा मीन्स फ्लूइड, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट दिया किसने था? सो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए इवानोस्काई, ऑप्शन बी बीजरनिक, ऑप्शन सी स्टैनले या ऑप्शन डी कंडोले। सो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट? इवानोस्काई नहीं हो सकता है बिकॉज ही वॉज द वन जिन्होंने वायरसेस को डिस्कवर किया था, राइट? सो डिमिट्री इवानोस्काई वॉज द डिस्कवरर ऑफ वायरसेस। बीजरिंग जो थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम किसी टबैको प्लांट जो कि इन्फेक्टेड है विद द वायरस, उसके एक फ्लूइड को या एक्सट्रैक्ट को निकाल के किसी हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर करें तो उसमें भी डिजीज हो जाती है। तो उन्होंने उस एक्सट्रैक्ट को क्या टर्म दिया था? कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि वो ऐसा फ्लूइड है जो कि इन्फेक्शियस इन नेचर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। स्टैनले इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑब्वियसली डी कंडोले दूर दूर तक इसका ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 37 को, जिसमें हमसे बोला जा रहा है द प्रोटीन कोट एंड इट्स सब यूनिट्स इन वायरसेस आर कॉल्ड डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। सो आपसे पूछा जा रहा है कि वायरसेस में जो प्रोटीन कोट देखा जाता है और जिन सब यूनिट से वो मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या बुलाते हैं? आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कैप्सिड कैप्सूल्स, ऑप्शन बी कैप्सिड एंड कैप्सोमियर्स, ऑप्शन सी कोलोमेला एंड कैप्सोमियर्स एंड ऑप्शन डी कोलोमेला एंड कैप्सूल्स। सो आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया होगा कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में तो आपको इसका आंसर पता है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी कैप्सिड एंड कैप्सोमियर्स, राइट? तो वायरसेस के केस में जो प्रोटीन कोट, जो न्यूक्लियस न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, वो जो प्रोटीन बनता है जो जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैप्सिड। और जिन छोटी छोटी सब यूनिट्स की रिपीटेशन से वो बनता है उन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। याद है वो फिगर हमने टोबैको मोज़ाइक वायरस का एक एग्जांपल देखा था, राइट? वहां पर हमने कैसे बताया था कि सारा जो एंटायर वो स्ट्रक्चर आपको येलो कलर का दिख रहा था, दैट वाज द कैप्सिड, द एंटायर प्रोटीन कोट। और एक एक जो छोटी छोटी सब यूनिट आपको देखने को मिल रही थी, दैट वाज कैप्सोमियर्स। ओके, तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच इज प्रॉब्लम नंबर 38, which says prions are infectious proteins known to cause। so prions जो कि infectious proteins होते हैं वो इनमें से क्या cause करते हैं? so options are option A mad cow disease and Creutzfeldt-Jakob disease। see ये जो CR लिखा हुआ है ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। इट इज कॉल्ड Creutzfeldt-Jakob disease। okay, option B cattle disease and Creutzfeldt-Jakob disease, option C potato spindle tuber and mad cow disease, option D bovine spongiform encephalopathy and mad cow disease। so अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो वैसे तो आपको इसका ऑप्शन, अगर आपने ऑब्वियसली चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर भी आपको पता ही होगा। सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए mad cow disease and Creutzfeldt-Jakob disease। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? सो बेसिकली अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन डी तो यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज बोथ डिजीज जो यहाँ पर मेंशन है, यानी कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BSE भी लिखते हैं, वो और मैड काउ डिजीज दोनों जो है सिमिलर है, सेम ही डिजीज है, उनके अलग अलग नाम है ये। ओके, तो ये ऑप्शन यही एलिमिनेट हो जाता। ओके, कैटल डिजीज एंड क्रूएट्सफेल्ड-जेकब डिजीज, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। एंड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो होता है वो वायरॉइड्स कॉज करते हैं, ना कि प्रायॉन्स। ओके, सो ये ऑप्शन भी यहीं पर ही एलिमिनेट हो गया। सो मैड काउ डिजीज तो करता ही प्रायॉन्स कॉज, और उसी का जो एनालॉग है जो ह्यूमन में जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रूएट्सफेल्ड-जेकब डिजीज। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 39, which says the fungal partner in case of symbiotic association between algae and fungi is called। so symbiotic association जो कि algae और fungi के बीच में देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइकन, ऑब्वियसली। तो लाइकन के केस में जो फंगल पार्टनर है उसे हम क्या बुलाते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। हमने डिस्कस भी किया हुआ है, जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज फाइकोबायोंट, ऑप्शन बी माइकोबायोंट, ऑप्शन सी प्रोटोबायोंट एंड ऑप्शन डी सीनोबायोंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी माइकोबायोंट, विच इज ऑप्शन बी,
राइट मैंने आपको बताया था कैसे आप इनिशियल प्रीफिक्स से ही अंदाजा लगा सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या होगा. लाइक मैंने बोला था फाइको वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू एल्गी, ओके, एंड माइको वर्ड इज रिलेटेड टू फंजाई. सो द फंगल पार्टनर इन केस ऑफ लाइकन इज गोइंग टू बी द माइकोबायोन्ट. तो बच्चों अब हम आ गए हैं हमारी आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, जो हमसे बोल रहा है द जेनेटिक मटेरियल जनरली सीन इन प्लांट वायरसेस इंक्लूड. सो प्लांट वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल कौन सा देखा जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है. सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन सी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और ऑप्शन डी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. तो आपको ये इंफॉर्मेशन मैंने वहां अपने कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया है. दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है वो ज्यादातर देखा जाता है इन केस ऑफ प्लांट वायरसेस. ओके, सो कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूं ताकि आप इनको रेफर कर सकते हो. ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा. ओके, सो प्लांट वायरसेस के केस में मैंने आपको जैसे कि बताया प्लांट्स के केस में ये होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ओके, तो प्लांट वायरसेस में दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ओके, एनिमल वायरसेस के केस में क्या होता है भाई? एनिमल वायरसेस के केस में आपको देखने को मिलते हैं आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और अगर आरएनए की जगह डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो आपको मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड ही. ओके, एंड इन केस ऑफ बैक्टीरियोफाजेस, बैक्टीरियोफाजेस याद है आपको क्या होते हैं? बैक्टीरियोफाजेस वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, राइट. सो बैक्टीरियोफाजेस के केस में आपको जेनेटिक मटेरियल जो जनरली देखने को मिलता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, सो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो डू कंसीडर दिस. ओके, सो बच्चों दीज वर द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने मेरे साथ मिलके इन सभी क्वेश्चंस को किया होगा सॉल्व और अपने कॉन्सेप्ट्स को किया होगा क्लियर. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिस. ओके, सो तब तक के लिए आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.